तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसको बोल देते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ को कंप्लीट किया था, तो आज करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको। इसकी एक डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं लास्ट में कराने जा रहा हूँ, वो इसके बाद ही समझ में आएगी। देखो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे को बताता क्या है। पहले तो डेफिनेशन ही लिख लो, है ना। डेफिनेशन लिख ली, रोक करके लिख लेना। अब देखो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताता क्या है हमारे को। ये बताता है कि चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी भी सरफेस पर। भाई सरफेसेस कितनी तरह की होती है हमारे पास? 1D सरफेस, 2D सरफेस और 3D। ठीक है, 1D सरफेस कौन सी होती है? एक वायर ले लो जिसमें बस लेंथ ही लेंथ हो, बहुत बारीक वायर, है ना, यानी कि कोई उसकी ब्रेथ ना, है ना, ऐसे बारीक सा वायर। अब इसका लेंथ ही लेंथ है, आप ब्रेथ कहां दोगे इसमें? नहीं, है ना। ये 1D बॉडी, 2D बॉडी, लेंथ हो और ब्रेथ हो, और क्यूबॉइड आ जाता है, या कह दो क्यूब आ जाता है 3D बॉडी इसके अंदर। समझ गए होंगे? तो वो कहता है अगर जो कोई लीनियर बॉडी हो, अगर जो कोई लीनियर बॉडी हो तो उस पर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस तरीके से? इस तरीके से। कहने का मतलब यह है, अगर जो मैं कंडक्टर के इस एंड से यहां से चार्ज देना शुरू करूं, अभी तक इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? आप भाग रहे हो, अगर जो स्पीड को बढ़ाते हो कम करते हो तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब होता है अगर जो आप स्पीड को चेंज नहीं करते। कहने का मतलब ये है, चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, हर चार्ज के बीच की ये वाली डिस्टेंस, ये हमेशा सेम रहेगी सभी चार्जेस के बीच की, ये हमेशा सेम रहेगी। तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वरना नहीं होगा। ऐसे ये वाली जो बीच की डिस्टेंस है, ये दोनों का गैप, दो चार्ज के बीच का, वो ऑलवेज सेम होगा। इसका गैप देखो, मान लो इन दोनों के बीच का, चार्ज के बीच का गैप r है, तो इसका भी r होना पड़ेगा, तभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सभी r होंगे तो हम बोलेंगे चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूं 2D बॉडीज में कैसा होता है। ये मैंने लेंथ और ब्रेथ की बॉडी ले ली, यहां पर चार्ज मैंने एक एंड से, किसी भी एक एंड से दिया, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यहां पर भी यही है कि चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंसेस हैं, सभी चार्जेस के बीच की, वो सेम रहेगी। हो सकता है भाई यहाँ पर डायग्राम में से थोड़ी सी कम ज्यादा हो गई हो, क्योंकि परफेक्टली तो नहीं बनती, आप भी नहीं बना पाओगे एग्जाम में परफेक्टली, लेकिन होता यही है जो जर्नल हमारी थ्योरी बोलती है कि ये दोनों चार्ज के बीच की ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कहो, ये वाली डिस्टेंस कहो, ये वाली कहो, ये वाली कहो, ये वाली कहो, ये वाली, सभी डिस्टेंस कैसी होगी? आपस में इक्वल होगी। तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक बॉडी पर भी होगा, जिसका वॉल्यूम होगा, यानी कि 3D बॉडीज के अंदर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। पूरी बॉडी पर। और चार्ज कहां पर होता है? सरफेस पर होता है। ये कहता है कंडक्टर के केस में, कंडक्टर के केस में अगर जो कंडक्टर हो, मेटल हो, तो उसके केस में अगर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो हमेशा सरफेस पर होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है, अनचार्ज है, मैंने इसके अंदर एक चार्ज बॉडी रख दी, इस पर चार्ज। तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है तो अपनी सरफेस पर चार्ज रखना चाहता है, तो ये वाला चार्ज बॉडी के अंदर आ गया, तो ये क्या करेगा? इसको एकदम से बहुत ही मिली सेकंड के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर ये सरफेस पर लेकर आएगा और अंदर कोई चार्ज नहीं बचेगा। यानी कि कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं रहता, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा होल ओवर द बॉडी। कभी भी चार्ज ऐसे नहीं होता कि आधी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आधी रह जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा। अगर जो चार्ज कम भी है तो ये ज्यादा गैप ले लेगा और यूनिफॉर्मली पूरी ही बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे ले लेगा ज्यादा गैप अपने आप से ही, ऐसे ले लेगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। गैप ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई कम चार्ज था तो इतने पार्ट पर रहेगा और ऊपर आया नहीं। किसी बॉडी 1D हो, 2D हो या 3D हो, तो चार्जेस ये भी बोलते हैं, यानी कि होल ओवर द बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज। यही कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, देखेंगे। देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी फर्स्ट टॉपिक आता है।
ये कहता है लीनियर, यानी कि लीनियर बॉडी पर, यानी कि 1D बॉडीज पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। भाई मैं समझा चुका, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ is known as linear charge density, density और करके लिख लेना इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो आप और लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल सकते हो, दोनों ही राइट होते हैं, है ना। डेंसिटी का मतलब यही होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है एंड डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है, लैम्डा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है Q by L। ये डायग्राम बना लेना, इसमें एक लेंथ बना लेना, वायर बना लेना, बोलना वायर है और इस पर यूनिफॉर्म चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा करके दिखा दो, हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि इसकी यूनिट लेंथ पर, छोटी सी 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वही क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से देखो आगे, नोट कर लेना इसको, ये कहेगा सरफेस चार्ज 2D बॉडीज के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या कहता है, चार्ज पर यूनिट, वहां पर लेंथ है, यहां पर एरिया आ जाएगा क्योंकि भाई 2D बॉडी हो गई, तो एरिया इज नोन एज, आगे लिख लेना सरफेस चार्ज डेंसिटी, और आप डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो, एंड डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करा जाता है, सिग्मा से डिनोट करा। फॉर्मूला होता है Q बाय, पहले L था अब एरिया आ गया तो A हो गया, ठीक है। उस वाले में भी लिख सकते हो, लिखने को वैसे सब बना ही लेते हैं, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला आप इसका लिख सकते हो, कूलम के लिए क्या होता है, AT निकाल सकते हो, I इज इक्वल टू Q बाय T होता है ना, तो Q इज इक्वल टू IT और I इज द एम्पियर करंट, T इज द टाइम, तो AT Q के डायरेक्ट याद रखते हैं वैसे सभी लोग इसको, AT होता है चार्ज के लिए, और मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर इज लेंथ, L स्क्वायर, तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया L माइनस 2AT इसका। इसी तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी का भी लिख लेना, वैसे आता नहीं यहाँ से कोई भी टॉपिक, ये आता नहीं एग्जाम के अंदर, नहीं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हाँ इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और एक न्यूमेरिकल कराऊंगा वो आता है एग्जाम के अंदर, वो जरूर करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर, अब वॉल्यूम वाला कराऊंगा मैं, लीनियर हो गया, सरफेस हो गया, एक आएगा वॉल्यूम वाला, और उसके बाद एक डेरिवेशन कराऊंगा मैं, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है इस टॉपिक से। चलो आगे देखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर एक डायग्राम बना लेना सरफेस वाले के अंदर, ये 2D बॉडी बनाना, इस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कराना, अच्छा सा बनाना, ऐसा मत बनाना, ठीक है, ऐसे बना देना, कोई भी 2D बॉडी लो उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा दो। अब वॉल्यूम की बात करेंगे 3D बॉडीज के अंदर, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। अब देखो ये क्या कहेगा, वही पुरानी डेफिनेशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम is called, they are known as volume charge density और distribution, है ना, and denoted by, किससे डिनोट करते हैं इसको, रो, रो, फॉर्मूला रो इज इक्वल टू Q बाय वॉल्यूम है तो क्या आएगा, V, Q बाय V, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
एरिया के लिए ए, वॉल्यूम के लिए वी आ गया, ठीक है, क्यू बाई वी आ गया होगा समझ में। ऐसा यूनिट आप लोग लिख सकते हो, ऐसा यूनिट समझाने का क्या है, चलो समझा देता हूँ थोड़ा सा। एक हमारे पास वॉल्यूम की बॉडी है, यानी कि लो इसका डायग्राम बना लो, क्यूबॉइड ले लो कोई भी, बना दिया हम भी जैसे पहले बनाया था, अच्छा सा बनाना, इसको भी चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को इक्वल दिखाना सभी, ऐसे लो मैं यहाँ पर दिखा दूँ, कैसे दिखा दिया, ऐसे सभी चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को इक्वल दिखाना, ये तो 2D बॉडी हो गई, ऐसे दिखाना, ये हो गया, ये हो गया, ये एक सरफेस है साइड वाली सरफेस, इसका चार्ज भी ऐसे दिखाना, ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब ये है इसके पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर यूनिट वॉल्यूम, छोटे से यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1 मीटर क्यूब पर, पूरे पे माफ नहीं करेंगे, 1 मीटर क्यूब पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहने का मतलब यही है चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, फॉर्मूला ये होगा, इससे डिनोट करते हैं कूलाम वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। इसी तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला बना देना है इसे, ये हो जाएगा 80 कूलाम के लिए और क्यूब, ये हो गया L-3 80, ठीक है, हटा दो इसको। अब चलेगी इंपॉर्टेंट चीजें, एक मैं न्यूमेरिकल कराता हूं फिर आगे देखते हैं। अब चलेगी इंपॉर्टेंट चीजें, यहां से बिल्कुल नहीं छोड़ो, लिखो तो ये बोर्ड पर आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा, तो इस न्यूमेरिकल को करेंगे। इसमें कहता है, इस न्यूमेरिकल में कहता है कि 64 ड्रॉप्स है हमारे पास, या कह दो कि 60, चलो मैं समझाता हूं इसको, 64 जो ड्रॉप्स है हमारे पास उसको मिला करके एक ड्रॉप बनाओ, यानी कि 64 ड्रॉप्स को हमने कैसे कह सकते हो, किसी कंटेनर में डाला है ना, और ऊपर से उसको मिक्स हो गया 64 ड्रॉप गेरी ऐसे टपका टपका करके, और उसमें क्या कर दिया हमने, कंटेनर मांगा है, तो एक बड़ी मतलब कि पानी भर गया उसमें है ना, उसके बाद हमने क्या करा, उससे हमने एकदम से जब ऐसे गिरेंगे तो ड्रॉप की तरह गिरेगा पानी, यानी कि एक बड़ी ड्रॉप बन गई 64 ड्रॉप को मिला करके। अब उससे हमारे को क्या करना है, उन दोनों की वजह से ये बताना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किस तरीके से चेंज हुई, यानी कि एक ड्रॉप की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी और उस बड़ी ड्रॉप के रिस्पेक्ट में सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे चेंज होगी, समझ गए। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी किस तरीके से चेंज होगी, कहने का मतलब ये है, चेंज का अगर जो मैं मतलब बताऊं, चेंज जहां भी वर्ड आए कि कैसे चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब रेशियो निकालना है हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का, यानी कि एक ड्रॉप का क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, बाय डिवाइडेड में उस बिगर ड्रॉप की 64 ड्रॉप को मिलाने के बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रही, उन दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या पता चल जाएगा कि पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी थी और उसके बाद कैसी हो गई, यानी कि चेंज कैसे हो रहा है, समझ गए। आ गया होगा समझ में। तो देखो आंसर, बोर्ड पर से क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा आपने। देखो आंसर में मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ, चलो पूरे क्वेश्चन को पकड़ करके चलते हैं बढ़िया बढ़िया। पहले नाउ तो हमें क्या निकालना है, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, ठीक है, ये हमारे को फाइंड करना है। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 के हिसाब से मैं लिखूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, दोनों का रेशियो निकालना है ना, कि पहले कैसी थी अब कैसी हो गई। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इज सिग्मा 1 हमने लेट किया, ठीक है। तो मैंने बोला Q1 बाय कितना होगा, अच्छा सरफेस चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में क्या आता है, Q बाय A, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं Q बाय A1, इसी तरीके से Q2 बाय A2। आ गए। अब यहां से मैं बोलूंगा Q1 6, अब उसमें चार्ज दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि एक ड्रॉप पर
एक ड्रॉप पर कितना चार्ज है, यानी कि 64 जो ड्रॉप थी उसमें से एक ड्रॉप पर कितना चार्ज है। तो कितना चार्ज दिया हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम A1। इसी तरीके से मैं एरिया को भी लिख लेता हूं इसके लिए। अच्छा, ड्रॉप है तो स्फेरिकल होगी, तो स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉलर की मैंने रेडियस को स्मॉल आर बोला, जो छोटी ड्रॉप थी उसकी रेडियस को स्मॉल आर बोला, तो आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ये 5 कूलम था। अच्छा, चार्ज पहले इतना था एक ड्रॉप पर, बाद में हमने मिला करके 64 ड्रॉप से एक बड़ी ड्रॉप बनाई। तो 64 ड्रॉप पर, एक ड्रॉप पर जितना चार्ज होगा, एक ड्रॉप पर जितना चार्ज होगा यानी कि 5 माइक्रोकूलम इनटू कितना कर दें 64 कर दें, तो उस बिगर ड्रॉप पर चार्ज नहीं आ जाएगा क्या। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे 4 पाई। अच्छा, और जब ड्रॉप बड़ी हो गई तो उसका एरिया भी तो बड़ा हो गया होगा, यानी कि उसकी रेडियस बढ़ गई होगी 64 उठाने के बाद, यानी कि मैंने इसकी रेडियस को कैपिटल आर स्क्वायर बोला। आ गया। अब यहां से देखो, मैं इसको माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करता हूं, 5 × 10⁻⁻6, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम होता है, तो मैंने ऐसे चेंज करा इसको। और ये मैंने कहा 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में नहीं दी गई है, मैं निकाल लूंगा इससे। अच्छा, इसको भी चेंज कर लो फिर, 5 × 64 करा मैंने ये वाला, और इसको माइक्रोकूलम को तो चेंज करेंगे 10⁻⁻6, 4 पाई आर स्क्वायर। आ गए। अच्छा, क्वेश्चन में रेडियस भी दी हुई है हमें, स्मॉलर ड्रॉप की रेडियस वो दी हुई है हमें 0. मैं देख लेता हूं क्वेश्चन में, 0.02 मीटर इतनी रेडियस हमारे को दी हुई है। चलो पुट कर लेते हैं जो दी हुई है। तो लो, ये था हमारा 5 × यहां पर इसमें कर लेते हैं 0.02 का होल स्क्वायर। लो, इसको कर लेना। इसका हमारे को नहीं दी हुई है, इसकी निकालनी पड़ेगी, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो देखते हैं आगे। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ध्यान से, अगर जो मेरे को आर निकालना है, भैया ऐसे तो निकलेगा नहीं आर, तो मैं क्या बोलूंगा, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, जो छोटी जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए, 4/3 पाई आर क्यूब, छोटे की रेडियस आर क्यूब, और इस आर की हमारे को वैल्यू दी हुई है 0.02 का क्यूब। आया क्या, का क्यूब। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, जो बिगर ड्रॉप थी उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉल ड्रॉप्स, वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉल ड्रॉप्स। 64 छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। एक ड्रॉप के वॉल्यूम से 64 को मल्टीप्लाई करो तो 64 कंबाइंड ड्रॉप का वॉल्यूम आ जाएगा। तो 64 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो 4/3 पाई 0.02 का क्यूब। आ गया। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को कि ये जो बिगर ड्रॉप है, ठीक है, ये जो बिगर ड्रॉप है ना, एक बड़ी जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम इतना है, तो मैं ये नहीं कह सकता क्या बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम इज इक्वल टू कितने हो जाएगा 64 इंटू 4/3 पाई 0.202 का क्यूब, यानी कि जो 64 ड्रॉप का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, बिगर ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि बिगर ड्रॉप जो है वो इनसे ही तो बनी है, होगा कि नहीं होगा। तो मैं रख सकता हूँ, मिटा देता हूँ इसको नीचे, ऊपर वाले की जरूरत पड़ेगी हमारे को आगे, मैं अभी नहीं मिटाऊंगा इसको, तो ये नोट कर लेना। तो मैं लिखना चाहता हूँ, लो यहाँ से की तरह मिटा देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, हेंस क्या लिखना, बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। 64 ड्रॉप्स, स्मॉल ड्रॉप्स के इक्वल होगा। अच्छा, बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम ये रहा पाई आर क्यूब और इक्वल टू में 64/3 पाई 0.02 का क्यूब। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ध्यान देना इसमें। इससे ये कटा, ये कट गया, ये कट गया, इससे कट गया, तो यहाँ क्या बचा आर क्यूब इज इक्वल टू 64 0.02 का क्यूब। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो 64 होता है वो किसका क्यूब होता है? जो 64 होता है वो क्यूब किसका होता है? भाई एक क्यूब तो हमारे पास है, ठीक है, ये किसका क्यूब होता है? 64। अगर 4 का क्यूब नहीं होता, क्या है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 क्यूब 0.02 का क्यूब लिख सकता हूं। अच्छा, ये आर क्यूब है, तो मैं यहां से आर की वैल्यू को जो निकालूं तो मेरे पास ऐसे जाएगा, कुछ यहां पर 3 आएगा और मैं यहां से बोलूंगा इसको, यहां पर ये हो गया 4 क्यूब 0.02 का क्यूब। अच्छा, यहां पर 3 है और 3 की जगह स्क्वायर होता तो 2 मल्टीप्लाई बाहर आते हैं 1 बन करके, लेकिन अगर जो यहाँ पर क्यूब है, क्यूब से ले लो तो आप क्या आएगा, 1 4 आ गया बाहर इंटू 0.02 का क्यूब। क्यूब नहीं, ये ही तरह आएगा। आ गया समझ में? आ गया। अब मैं यहां से मिटा देता हूं, मेरे को नीचे वाली वैल्यू की जरूरत पड़ेगी बस। अब मेरे को क्या करना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये रही इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 कितना आ गया, इसमें पुट कर दो 5 × 10⁻⁶। चेक कट कर देते हैं, चलिए वैल्यू कट हो रही है, ये कट गया था यहाँ से, इससे कट जाएगा इतना, तो ये बचा मेरे पास 1/0.02 का स्क्वायर बाय में ये रहा 64 बाय में कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, तो स्क्वायर इसका स्क्वायर है ना, तो मैं बोलूंगा 4 का स्क्वायर इंटू 0.02 का स्क्वायर, और 0.02 का स्क्वायर 0.02 के स्क्वायर से कैंसिल हो गया। चलिए, अंदर के अंदर मल्टीप्लाई, बाहर की बाहर मल्टीप्लाई। ये वाली वैल्यू मैंने भी आर क्यूब की जो अभी निकाली थी नीचे, उसको पुट कराना था। अच्छा, अब मैं लिखूंगा 1/1/60। अच्छा, अंदर के अंदर कर रहे हैं, तो ये हो गया, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो 4²/64। ठीक है, इन दोनों को काटोगे तो मेरे को मिलेगा 1/4, यानी कि सिग्मा 1 रेशो सिग्मा 2 कितना आ गया, 1/4। तो पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 थी, तो बाद में कितनी हो जाएगी 4, यानी कि 4 गुना बढ़ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी। कहने का मतलब ये कैसे चेंज हुई, 4 टाइम्स हो गई जब बिगर ड्रॉप बनी सरफेस चार्ज डेंसिटी। बता देता हूं, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अच्छा क्वेश्चन था, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। अच्छा, अब एक डेरिवेशन आती है हमारी, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a uniform charge सर्कुलर, एक रिंग है हमारे पास, जब चूड़ी देखी होगी आपने, कड़ा जो होता है, कड़ा हाथ में पहनने वाला, उस टाइप की रिंग है, उस पर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, यानी कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है उसके ऊपर, और उसके वजह से सरफेस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है। उसके वजह से किसी पॉइंट पर, मान लो ये रिंग है, मैंने इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लस, आप माइनस करो प्लस करो उससे फर्क नहीं पड़ता, सभी बुकों में प्लस दिया हुआ है, प्लस ले रहे हैं, माइनस में उल्टे हो जाएंगे सभी चीजें। ये इसका सेंटर है, मैंने इसकी रेडियस को ए बोल दिया,
ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को P पॉइंट तक की मैंने P बोला। पहले इसमें लिख लेना, यहाँ पर बोल देता हूँ मैं छोटी सी लाइन, वैसे नाम ही लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए होते हैं, बोर्ड में नहीं लिखते हम लोग इन चीजों को। लेट अस कंसीडर अ रिंग, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग। लेट आ, फुल स्टॉप के बाद लिखना, लेट आ पॉइंट P, let a point P at a distance x from the center of the circular ring, from the center of the circular ring, at which the electric field intensity due to the uniform charge circular ring is to be calculated। आगे चल रहा हूँ, अगर जो छूट गया किसी का तो भाई वापसी पीछे स्किप कर करके देख लेना, सुन लेना क्या बोला मैंने। तो ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग है, इस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है इस सर्कुलर रिंग की वजह से। इसकी रेडियस मैंने a मानी, ठीक है, इस डिस्टेंस को मैंने x बोला और ऊपर से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने r बोला। अगर मैंने ये भी, ये a है तो ये भी a होगी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी, ये r है तो ये भी r होगी। मैंने क्या करा, इसमें छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl, लेंथ ले ली छोटी सी, सर्कमफेरेंस है छोटी सी dl, इसी तरीके से मैंने नीचे भी ले ली dl, है ना। अब मैं कहूंगा इस छोटी सी लेंथ की वजह से इस पर कुछ चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला चार्ज इस पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने वाला है, P पॉइंट मैंने यहां बोला, ऐसे इसको रिपेल करेगा, कितनी E इलेक्ट्रिक फील्ड से। चलो छोटा है तो मैंने DE बोला, क्योंकि छोटा सा DL एलिमेंट है तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, इसको रिपेल करेगा। कैसे पता करते हैं हम लोग, अगर जो किसी पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है तो मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करूंगा, सिर्फ एज्यूम माइंड में, यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज रखा और ये भी पॉजिटिव है ना चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ऐसे, ठीक है। अब ये इसको रिपेल करेगा, अब ये किस में जा रहा है भाई, एक्स एक्सिस कुछ देखी जाए तो इधर को होगी, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस कुछ नीचे होगी, लेकिन ये तो किस में जा रहा है, एक्स वाई प्लेन में जा रहा है। अगर जो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई भी चीज हो, वो प्लेन में जा रही है, किसी बनने वाले प्लेन में, यानी कि एक्स में नहीं जा रही, वाई में नहीं जा रही, कहीं बीच में जा रही है, तो उसके कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। कैसे ब्रेक हुए कंपोनेंट्स, एक तो एक्स एक्सिस में गया, एक नीचे वाई एक्सिस में, तो इसका कंपोनेंट कैसे जाएगा, अच्छा पहले एंगल देख लेते हैं। मैंने लेट किया, ये वाला एंगल थीटा था और ये भी थीटा है, तो ये पूरा 2 थीटा होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। चलो इसके भी देख लेते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे, इसी तरीके से ये भी इसको रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में, ऐसे, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, आगे है ना। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, मैंने बोला कुछ d डैश e इलेक्ट्रिक फील्ड इसने लगाई, इस पर ऐसे रिपेल किया। सीधा बनाना आप लोग हो सकता है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है ना, सीधा बनाना। अच्छा ये वाला जो एंगल है, ये वाला है ना, ये इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट नहीं होगा क्या, जितना एंगल ये इतना ही, यानी कि ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा, और ये कहीं बीच में को जा रही होगी, एक्स एक्सिस निकल करके दोनों के, तो ये थीटा और ये भी थीटा, तो मैं 2 थीटा को हटा ही देता हूँ, ये कोई जरूरत नहीं, ये वाला थीटा और ये वाला भी थीटा, ठीक है। अगर जो ये थीटा है तो इसका कंपोनेंट यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्सिस की तरफ d डैश e cos थीटा और ये d डैश e sin थीटा। अगर कोई लाइट चली गई है तो हो सकता है क्वालिटी लो हो गई, तो ध्यान देना, d डैश e sin थीटा। इसी तरीके से इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि थीटा है, एंगल के साथ वाला cos थीटा कंपोनेंट और बिना एंगल के sin थीटा, तो ये हो गया de sin थीटा और ये हो गया de cos थीटा।
डी इक्वल्स थीटा, डी इक्वल्स थीटा एक डायरेक्शन में लाइज कर रहे हैं, जबकि ये वाले कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में लाइज कर रहे हैं। चलो ये बात तो हमारी सभी आगे की है, मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर लिए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, डेरिवेशन की शुरू से चलते हैं, पूरा थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा पहले तो ये पता करो, पहले तो ये पता करो कि इस छोटी सी डिस्टेंस पर, इस छोटी सी डिस्टेंस पर चार्ज कितना है, चार्ज कितना है इस छोटी सी डिस्टेंस पर डीएल पर। यानी कि मैंने बोला इस पर छोटा सा चार्ज होगा, नाउ क्या बोला, डी क्यू, कुछ स्मॉल चार्ज है इस पर डी क्यू। मैंने माना इस पूरी रिंग पर चार्ज क्यू है, क्यू चार्ज है इस पर, और जो अगर जो इसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज है ना, कैपिटल क्यू चार्ज है लो, तो इसकी छोटी सी यूनिट लेंथ पर कितना होगा, यानी कि मान लो इस पूरे पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो इसकी एक यूनिट लेंथ पर कितना होगा, वन सर्कमफेरेंस पर, वन यूनिट लेंथ पर, है ना, कितना होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल सर्कमफेरेंस, यानी कि कितनी होगी, 2 पाई आर होती है सर्कमफेरेंस सर्कल की, लेकिन मैं कह लूंगा 2 पाई ए, क्यों, रेडियस हमने ए मानी, तो 2 पाई ए किस पर आ गया, यूनिट पर आ गया। लेकिन हमने तो लेंथ डीएल ली, हमने ये थोड़ी ना ली कि यूनिट लेंथ ले ली, हमने छोटी सी लेंथ ली डीएल, ठीक है। अगर जो मैंने छोटी सी लेंथ डीएल ली, तो इसका मतलब थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है यूनिट से, थोड़ी कम भी हो सकती है ना। तो मैं क्या करूंगा, अभी एक के लिए चीज आ गई, यूनिट के लिए आ गई, यूनिट पर इतना चार्ज है, ठीक है, और मेरे को निकालना है डी क्यू का, है ना, ये एक के लिए होगा इतना, एक के लिए यूनिट लेंथ के लिए, और मेरे को निकालना है डी क्यू का, इस छोटी सी डिस्टेंस का, मान लो थोड़ी सी ज्यादा है ना, तो मैं क्या करूंगा, यूनिट में जितना मेरे को चाहिए उतने से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि डीएल के लिए चाहिए डीएल लेंथ के लिए तो डीएल, तो ये डी क्यू चार्ज आ गया इस छोटी सी लेंथ पर चार्ज। समझ गए, समझ गए, इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट बोला, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब मैंने बोला नाउ ये कह दो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू टॉप एलिमेंट, इस वाले छोटे एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर कितनी होगी, टू टॉप डीएल, टॉप एलिमेंट डीएल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितनी होने वाली है। अच्छा कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E is equal to 1 by 4 pi epsilon q by r square, ये होता है। तो r की जगह तो क्या हो जाएगा, r की जगह एक मिनट रुकेंगे, तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन मेरे को किसके लिए निकालना है भाई, ड्यू टू टॉप एलिमेंट, ऊपर वाले एलिमेंट पर, कौन सी लग रही है ऊपर वाले एलिमेंट की, ये वाली आ गया, ये वाली, तो मेरे को निकालनी है डी ई, 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट होता है, एयर में रिंग रखी हुई है हमारी, है ना, अगर जो मीडियम में होगी तो मीडियम के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे मीडियम होगा उसके हिसाब से आ जाएगा, क्यू, अच्छा डीएल, डीएल के पे हमने चार्ज ये निकाला, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, चलो जो मैंने कहा ये रहा क्यू बाय 2 पाई ए इंटू, ठीक है, और इंटू 1 बाय आर स्क्वायर था हमारा, r इज द डिस्टेंस जहां पर आप निकाल रहे हो, लेकिन हमने वो डिस्टेंस कितनी मानी हुई है, x, तो मैं क्या बोलूंगा, x स्क्वायर आ गया, बोलो, नहीं सॉरी एक मिनट, थोड़ी गलती हो गई, यहां से देखो ये x स्क्वायर तो यहां से डिस्टेंस होती है ना, हम तो इस वाले एलिमेंट से ले रहे हैं यहां तक की, तो r स्क्वायर ही रहेगा, r स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि r डिस्टेंस हमने ये मानी और ये वाली ले रहे हैं हम लोग, यहां से यहां तक की ये लगने वाली, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेंगे ना, है ना, तो r स्क्वायर रहेगा, लो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब मैं यहां पर दिखा देता हूं भाई, थोड़ा सा जगह कम है, देखना, अब मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने p पर निकाली ड्यू टू टॉप एलिमेंट डीएल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बॉटम निकालेंगे, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बॉटम डीएल,
एट पी पॉइंट पर। इस नीचे वाले एलिमेंट की वजह से यहां पर कितनी कौन सी लग रही है, डी डैश ई। तो ये फिर से 1/4πε0 क्यू की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि जितनी लेंथ में ये हाली इतनी हाली, तो कितनी होगी डीएल डीएल के लिए, तो ये हो गया हमारा चार्ज कितना क्यू, q/2πa dl इनटू 1/r²। तो ये भी डिस्टेंस कितनी है, r ही है ना, यहां से यहां तक की, तो r², 1/r²। ये कौन सी इक्वेशन, थर्ड। अब एक मिनट देखो, इक्वेशन सेकंड को देखो और इक्वेशन थर्ड को देखो, ठीक है। लो ऊपर लिख लेता हूं, इसको मिटा दो, इसको कोई जरूरत नहीं है ना। अब चलो यहां पर लिख लेता हूं पॉइंट को, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, second and third, it is clear that electric field due to top and, या ऐसे लिख दो, it is clear that electric field DE and D dash E both are equal। भाई इक्वल है, लेकिन ये किसी अदर डायरेक्शन में लग रही है इधर को, और ये किसी अदर डायरेक्शन में लग रही है, जिसकी वजह से हमने कंपोनेंट्स ब्रेक करे हुए हैं। भाई इक्वल तो है, और जो अपोजिट होती दोनों इक्वल है, अपोजिट बोल के तो हम कैंसिल कर देते और जीरो बोल देते, यानी कहना मतलब वो है ये वाली ऊपर लगती और ये वाली नीचे, यानी कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट होती तो जीरो कर देते, या कह दो दोनों सेम डायरेक्शन में होती तो जीरो कर देते। लेकिन ये तो किसी डायरेक्शन में जा रही है इधर को, और ये किसी अदर डायरेक्शन में। ऐसे डायरेक्शंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। कर लिए भाई, तो लिखो आगे, नाउ ऑन रिजोल्विंग कंपोनेंट रिजोल्व करने के बाद हमें क्या मिला, on resolving component DE cos theta and DE, या सीधा लिख दो on resolving component, ज्यादा लिखना पड़ेगा लंबा हो जाएगा, और इतना ही होता है, इससे ही हम दिख रहा है कंपोनेंट्स हमारे, इतना ही बहुत होता है। on resolving components, हमने कंपोनेंट्स रिजोल्व करे, वो दिख रहे हैं। hence the component D dash E sin theta and DE sin theta both are equal, and भाई DE इक्वल है D dash E के, और sin थीटा, थीटा यहाँ पर भी थीटा ही है, यहाँ पर भी थीटा ही है, तो ये जितना ये है इतना ही ये, both are equal and opposite, so cancel out। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर बट देखो d dash e cos theta and d e cos theta lies in the same direction में लाइज करते हैं, है ना, वो दोनों इक्वल भी हैं, ठीक है। इक्वल से हमारे पास कुछ लेना देना नहीं, हम बोलेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में लाइज कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। और जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में लाइज कर देती हैं तो हम बोलते हैं ऐड कर देते हैं हम दोनों को, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड कर देंगे। तो हम बोलेंगे हैंस, लिख लेना आगे, जगह नहीं है, बोल रहा हूं, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to the component DE cos theta only, सिर्फ किसके वजह से होगी, कौन से कंपोनेंट की वजह से, DE cos theta कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है यहाँ पर। अब देखो भाई, यहाँ पर है समझने वाली बात, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, इसकी लिए तो जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसके नीचे से ये लिखना, hence electric field at P due to a
यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर क्या होने वाली है। अब देखो भाई हमने दो एलिमेंट लिए थे, अगर जो मैं दोनों को यूज कर लेता हूं है ना, तो मेरा क्या हो जाना है, दो रिंग के लिए क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, इनकी डबल रिंग की वैल्यू हो जाएगी। कैसे, अगर जो हम कोई भी कंडक्टर लेते हैं, कोई भी जिस चीज को भी निकालना होता है ना, हम उसको क्या करते हैं, फिर उसके अंदर छोटी सी लेंथ ले लेते हैं और बाद में इंटीग्रेट कर देते हैं होल के लिए, ये तो करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर दो ले लिया, अब दो से करेंगे तो दो वैल्यू नहीं आ जाएंगी, क्या डबल चीज हो जाएगी, एक ही चीज के लिए डबल दो बार हो जाएगा, है ना। इस वजह से हम दोनों को ऐड नहीं करेंगे, डी डैश इक्वल्स थीटा और डी इक्वल्स थीटा, सिर्फ एक कंपोनेंट यूज करेंगे, डी या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो, ठीक है। सिर्फ हमने कंपोनेंट रिजोल्व इतने की इसलिए किए और इतना सारा काम इसलिए किया ताकि हम ये पता लगा लें कि जो किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, कहीं इसका कोई सा कंपोनेंट कैंसिल तो नहीं हो रहा। देखो डी साइन थीटा कैंसिल होगा इससे, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हाफ रिंग ऊपर वाली बनाएगी, इस पॉइंट पर लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ रिंग ऊपर वाली इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में, ठीक है, उतनी ही फील्ड ये नीचे वाली रिंग इस डायरेक्शन में इस पर लगाएगी। बट जो डी इक्वल्स थीटा कंपोनेंट है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से ये होगी क्योंकि डी ई साइन थीटा कंपोनेंट अपोजिट निकल जाता है और इक्वल निकल जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। तो सिर्फ हमारा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि डी ई साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी बिल्कुल, सिर्फ किसकी वजह, डी ई कोस थीटा की वजह से होगी। और डी ई कोस थीटा हम सिर्फ एक बार ही यूज करेंगे, दो बार यूज नहीं करेंगे, यानी कि इनको ऐड अप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जो मैं ऐड कर देता हूं तो डीएल मैंने एक के लिए लिया, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा आगे, इंटीग्रेट करूंगा, देखो कैसे, तो मैंने बोला डीई, अब इसको मेरे को होल के लिए चाहिए, तो कहां से कहां तक करूंगा, पहले तो इस रिंग को यहां से शुरू करा मैंने, यानी कि 0 से शुरू करा, और पूरी सर्कमफेरेंस के लिए 2 पाई a तक मैंने होल रिंग के लिए एक बार में इंटीग्रेट करूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सीधी लूंगा डीई कोस थीटा, सिर्फ एक बार। ऐसा नहीं कहूंगा भाई एक और डी डैश ई कोस थीटा, क्योंकि ये डबल हो जाएगा, डबल आंसर। मैंने एक बार ही लिमिट लगाई 0 से 2 पाई a, एक बार पूरे के लिए आ गया और सीधा एक डी कोस थीटा। अब हम डी साइन थीटा का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, डी साइन थीटा, क्योंकि हमने ऊपर नीचे के दो एलिमेंट लेकर के ये पता कर लिया है कि डी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है, जितनी नीचे की फील्ड डी साइन थीटा लगाएगा इस पर ऊपर की डायरेक्शन में, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड डी साइन थीटा वाला नीचे के डायरेक्शन में लगा देगा और कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, जिस वजह से डी साइन थीटा का कोई रोल नहीं रहता, सिर्फ डी कोस थीटा का रोल रहता है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब इसको मिटा देता हूं यहां से, चल पहले डी साइन थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 0 2 पाई a, अच्छा डी ई की वैल्यू क्या थी हमारी, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो हमने निकाली थी पीछे। डी ई की वैल्यू क्या थी, q बाय 2 पाई a, है ना, dl और बाय r स्क्वायर, और साथ में कोस थीटा जो हमारा चल रहा है ये वाला, ठीक है, कोस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर जो रिंग है, ये रिंग है मान लो, और ये कहीं पी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना चाह रहा हूं, तो रेडियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर पड़ रही है, अज्यूम करना ये कहीं पी पॉइंट पर जा रहा है, ये रेडियस r, ये r डिस्टेंस, और ये रेडियस है किसकी, रिंग की। और रिंग कैसे है, रिंग कुछ इस तरीके से है, ध्यान देना, रिंग कुछ इस तरीके से है, ये रिंग की रेडियस है, ये कहीं पी पॉइंट जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये किस पर, ये इस पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर निकला। तो मैंने क्या कहा, ये परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाओगे, ये a है, ये x है, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर। अच्छा ये तो r की वैल्यू आ गई, और कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बोलो नाउ कोस थीटा
कोस थीटा। अब थीटा तो ये वाला है ना, अब थीटा तो ये वाला है और हम निकालना चाह रहे हैं कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है इसके लिए, सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा ए, नीचे वाला बेस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। यानी कि x बाय कितना आ गया, x बाय अंडर रूट के ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर आ गया, आ गया। आ गया, एक मिनट रुकिए। कहां तक कराऊंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकाली, इसमें पुट करो, आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा करके इसमें पुट करो, दोनों वैल्यू पुट करो, है ना। तो यहां पर करता हूं, इसके बाद का साथ साथ नोट करते चलना। ये देखो यहां से 0 2 पाई ए, चल जो कॉमन चलो बाद में लेंगे कॉमन, 2 पाई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 2 पाई ए, ठीक है, dl 1/r स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ये रही a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। अच्छा अंडर रूट में वैल्यू का मतलब क्या है, अब यहां चलो देखते हैं। पहले r स्क्वायर जब ये अंडर रूट में करेंगे तो ये सीधा कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर, ये बचना है। और एक बार देखो cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा ये रही वैल्यू, यानी कि x बाय अंडर रूट के a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर। अच्छा अंडर रूट की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, पावर, यही मतलब होता है दोनों का, अंडर रूट लिखो या 1/2 लिखो। अब ये 1/2 और ये 1 वैल्यू सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी मैंने प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगी पावर कुछ, ठीक है। अब यहां से मैं इसको कंबाइन ना लिख दूं, लिख देता हूं, तो x बाय मैंने बोला पूरा कितना, a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया होगा समझ में। अच्छा जो चीज कॉमन है मैं कॉमन ले लेता हूं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय 2 पाई a, है ना, x स्क्वायर x बाय a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर की पावर 3/2। अंदर सिर्फ इंटीग्रेशन होगा 2 पाई a dl का। क्यों, सभी चीजें हम लोग कांस्टेंट मानते हैं सिवाय किसके, 2 पाई एक उसको जिसका dl है उसको छोड़ करके सभी चीजें हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, समझ गए। अगर जो सभी चीजें कांस्टेंट हैं तो सिर्फ देखो dl वाली l वाली तो कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने सिर्फ dl को अंदर रखा। इंटीग्रेशन उसी चीज का होता है जिसका dl है, अगर यहाँ पर dx होता तो जितनी भी x के साथ वाली टर्म थी मैं सबको अंदर ही रखता और उसका भी इंटीग्रेशन करता, लेकिन यहाँ पर dl है और l के साथ वाली l यहाँ पर किसी में भी नहीं है, इसलिए सिर्फ dl ही रखा। अब किसी का भी dl का इंटीग्रेशन करेंगे या dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वही टर्म निकल कर आती है, यानी कि d जिसके साथ हो तो यही निकल कर आया सीधा l। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय 2 पाई a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर। और एक चीज पर और ध्यान देंगे, यहाँ पर लिमिट लगी हुई है 0 से 2 पाई, तो ये dl का इंटीग्रेशन l होता है और लिमिट 0 2 पाई a। अब मैं फिर इधर पहुंच जाता हूँ, बहुत छोटा है क्या करें, ठीक है। अब l लिमिट जब हम पुट करते हैं तो ऊपर से नीचे को करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय 2 पाई a x बाय कितना a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा जब मैं लिमिट पुट करूंगा l की जगह l की वैल्यू पुट करूंगा 2 पाई a और फिर बीच में क्या आता है, माइनस आता है, चलो मैं करके ही दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, 2 पाई a और बीच में हमेशा माइनस आता है लिमिट पुट करने पर, ठीक है। और ये क्या है नीचे 0 और यहाँ पर मैं लिखूंगा 0, माइनस करूंगा मतलब 0 क्या है मतलब। अब देखना ध्यान से, जो बच्चे इंटीग्रेशन करना जानते हैं वो जानते भी होंगे, x बाय a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा 2 पाई a में से अगर मैं 0 माइनस करूंगा तो क्या बचना है, सिर्फ 2 पाई a ही बचना है और 2 पाई a कट जाएगा 2 पाई a से, तो ये बचा मेरे पास। अगर जो भाई छोटा दिख रहा हो तो जूम कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। x यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर की पावर 3/2
ठीक है, ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जनरल फॉर्मूला है, ये आगे दो केस करेंगे। अब मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं बचता। अब करेंगे पूरे पॉइंट पर सभी चीजों को। अब ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई पी पॉइंट पर, ठीक है। अगर जो मैं बोलूं इफ पी पॉइंट, केस फर्स्ट, पी पॉइंट लाइज एट सेंटर, यानी कि वो जो पी पॉइंट हमने किसी डिस्टेंस x पर लिया था, ये रिंग है, ये मान लो ये रिंग है, और यहां पर मैंने पी पॉइंट लिया हुआ है। लेकिन अगर जो ये पी पॉइंट कहां पर हो, इसके सेंटर पर ही, रिंग के, है ना, सेंटर पर ही हो, लाइज एट द सेंटर, है ना, तो क्या हो जाना है देन, तो वो जो x डिस्टेंस हमने मानी थी यहां से यहां तक की, पी पॉइंट तक की x, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 0 पुट कर दो भाई, यहां पर अगर जो 0 रखोगे x की जगह, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, सेंटर ऑफ द रिंग पर 0 हो जाएगी, है ना। अगर जो क्वेश्चन आए एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग, और 1 मार्क्स में क्वेश्चन हो तो कितना करोगे, डायरेक्ट 0 बताओगे। लेकिन अगर जो 5 नंबर में क्वेश्चन दे तो पूरी डेरिवेशन आपको दिखानी पड़ेगी यहां तक। सेकंड केस में लेता हूं, इफ पॉइंट P फार अवे, अगर जो पॉइंट P बहुत ज्यादा दूर हो, है ना, भाई ये रिंग है और P पॉइंट, मान लो ये रिंग है और P पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस क्या है, मतलब किसी बहुत दूर निकालनी है, बहुत दूर। अगर जो कोई इंसान यहाँ पर खड़ा होगा बहुत दूर, तो उसको ये क्या दिखनी है, जो रिंग है, पॉइंट साइज दिखनी है ना, छोटा सा पॉइंट दिखेगा, रिंग तो दिखनी नहीं इसको, क्योंकि वो खड़ा ही इतनी दूर है। तो हम बोल सकते हैं अगर जो इसका मतलब x जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा बड़ी होगी, किससे, इसकी रेडियस से, रेडियस बहुत छोटी होगी, है ना, जब तो ये पॉइंट साइज दिखेगी। यानी कि हम बोल सकते हैं देन, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, a इज वेरी स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर, ए बहुत छोटा होगा एक्स स्क्वायर से। चलो देख लो आगे, वीडियो कट गया था भाई, फोन आ गया था इस पर और मेरे को पता नहीं चला, मैंने एरोप्लेन मोड पर भी डाला हुआ था, भूल गया था। चलो देख, हम कर रहे थे अगर जो ए स्क्वायर बहुत छोटा हो एक्स स्क्वायर से, है ना, किस कंडीशन में होगा बता दिया मैंने, कि जब बहुत दूर हो तो x की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी और a की वैल्यू जो रेडियस है रिंग की वो बहुत कम होगी, और उस इस जगह पर ये पॉइंट साइज नजर आएगा। तो हम बोलेंगे इस कंडीशन के अंदर क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर, तो मैं कह दूंगा देन a स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही छोटा हो जाएगा मिनिमम, इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर तो बहुत दूर होगा, फार अवे, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर होता था, पावर 3/2 होती थी, यहाँ पर x होता था, ठीक है, होता था, लेकिन a स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। अगर जो a स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया तो ये वाला 2 इससे कटेगा, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 × 3/2 बनेगा, ये से कट जाएगा, यानी कि पावर 3 बचेगी, यानी कि x की पावर 3 बची, यहां से x से काट देगा एक, तो स्क्वायर बचा, तो ये आ गया सीधा, इतना ही लिखते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर, लास्ट में एक लाइन लिख लो, इन दिस कंडीशन, लास्ट में एक लाइन लिखना जरूरी है, इन दिस कंडीशन ए चार्ज सर्कुलर कॉइल, ए चार्ज सर्कुलर रिंग, ए चार्ज सर्कुलर रिंग बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। इस कंडीशन में जो चार्ज सर्कुलर रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है। तो क्वेश्चन यही आता है ना, ये 1 मार्क्स में भी आता है, 5 मार्क्स में भी आता है, हो सकता है 3 मार्क्स में भी आए, है ना, हर तरीके से पूछा जाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये वाली, जरूर करना इसको। तो क्वेश्चन यही आता है, किस कंडीशन में ए चार्ज सर्कुलर रिंग बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, इन विच कंडीशन ए चार्ज सर्कुलर रिंग बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, किस कंडीशन में करेगी, 1 मार्क्स में आता है तो सिर्फ ये जो केस था सेकंड वाला इसको दिखा दो पूरा, है ना, 5 मार्क्स में आता है तो फिर पूरा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज के में इतना ही रखेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा,
बहुत अच्छा टॉपिक था। सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन यही बैठती है इसके अंदर से। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई। 2016 में पूछी गई है, 2020 में भी आई है। 10 ईयर्स उठा करके देखो, हो सकता है आगे काफ़ी बार आई, क्योंकि आती है तो हर बार रिपीट ही होती रहती है बार बार, है ना। पीछे का पेपर उठा करके देखो। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग करेंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल यही आता है एक छोटा सा, वरना डायरेक्ट न्यूमेरिकल होता है। और इसके फॉर्मूले जो है Q बाई एल, है ना, Q बाई ए, Q बाई वी, वे हमेशा हमारे डेरिवेशंस के बीच में यूज होते हैं। उनका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डेरिवेशंस में वो यूज होते हैं सभी चीज़ें, है ना। आना सब कुछ चाहिए आपको। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज देखेंगे। तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।